बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और कुशली होंगे। आज हम हमारा पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहला बिंदु हमारा है भाषा। भाषा किसे कहते हैं और यह भाषा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं, सामाजिक लोगों से हम उनके टच में हैं। हम अपने मन के विचारों को उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, समझते हैं। ये जो अपने मन के विचारों को सुनना या सुनाना, ये क्या है? भाषा है। अपने मन की बात को कहना सुनना भाषा है। मनुष्य को एक ऐसे माध्यम की जरूरत होती है जिसके द्वारा वह अपने मन के विचारों को किसी के सामने प्रस्तुत कर सके। वही भाषा का माध्यम है, जिसके द्वारा अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करे। और अपने मन की बात या विचारों को समझाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप अपने मन की बात को बोलकर किसी के सामने प्रस्तुत करें, या फिर किसी को लिखकर। जैसे टेलीफोन पर हम किसी को अपनी मन की बात बोल के बता सकते हैं, लेकिन चिट्ठी से हम लिखकर भी अपनी मन की बात किसी को बता सकते हैं। इसी प्रकार दूसरों की बात सुनने या विचारों को समझने के भी दो तरीके हैं, सुनना और पढ़ना। या तो जो बोल रहा है हम उसकी बात को सुनेंगे, तब हम उसकी बात को समझेंगे। और अगर उसने लिखकर हमें कुछ दिया है तो हम पढ़कर उसकी बात को समझेंगे। अतः ये कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर या लिखकर अपने विचारों या भावों का आदान प्रदान करता है। वह भाषा कहलाते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। जब कभी हम अपनी बात को बोलकर किसी और के सामने प्रस्तुत करते हैं, किसी और के सामने अपने मन के विचारों को रखते हैं, वह मौखिक भाषा का रूप कहलाता है। वह मौखिक भाषा है। मन से भाषण देना, अध्यापिका द्वारा कक्षा में पढ़ाना, टेलीफोन पर बातचीत करना, आपस में बातचीत करना मौखिक भाषा के उदाहरण है। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को और अपने मन के भावों को लिखकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, लिखकर अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं, वह लिखित भाषा का रूप है। हमारे द्वारा चिट्ठी लिखी जाना, पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, ये सभी समाचार पत्र आदि क्या है? ये लिखित भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा स्थायी भाषा होती है, जिसे लिपिबद्ध कर सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यह भाषा एक स्थायी भाषा कहलाती है। मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ होता है माता यानी जननी, माता की भाषा। व्याकरण में मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से होता है जब बच्चा छोटा होता है और छोटे से जिस भाषा को बच्चा सुनता है और बोलता है, वह मातृभाषा कहलाती है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा का अर्थ होता है जिस भाषा में सरकारी भाषा या अधिकृत भाषा जिसमें सरकारी कामकाज करे जाते हैं, वो राजभाषा कहलाती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, मलयालम आदि। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसीलिए हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश के अधिकतर लोग हिंदी समझ और बोल सकते हैं। ज्यादातर लोगों को हिंदी समझ में आती है और बोल भी सकते हैं। राष्ट्रभाषा का अर्थ है आमजन की भाषा, जो हमारे पूरे राष्ट्र में बोली जाती है आम लोगों में, वह आमजन की भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। भारत ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, लेकिन भारत की कोई आधिकारिक राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की विभिन्नताओं के चलते यहाँ कोई एक भाषा राष्ट्रभाषा हो ही नहीं सकती। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में उन भाषाओं की सूची दी गई है जिसमें भाषा की मान्यता
प्राप्त भाषाएं दी गई है। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो 18वीं अनुसूची में 14 भाषाएं सम्मिलित की गई थी। समय समय पर अब इसमें और भाषाएं जोड़ दी गई। इसमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा सम्मिलित है। अब अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा होती है जो पूरे विश्व में बोली जाती है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। संसार में अनेक देश हैं, सब में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, चीन में चीनी, जापान में जापानी, रूस में रशियन। इसीलिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता हुई जिसे प्रत्येक देश के लोग समझ सके। अंग्रेजी संसार की कई देशों में बोली और समझने वाली भाषा है, इसीलिए अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अगला आता है बोली। बोली का अर्थ है किसी छोटे से हिस्से में, छोटे से जगह में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का जो क्षेत्र है वह सीमित होता है। जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली, हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है। अधिकांशतः यह आपसी बातचीत के काम में आती है। इसमें बहुत कम ही ऐसा है जहां पर कोई उपन्यास लिखे जाते हैं। इसे भाषा का मानक रूप नहीं माना जाता, अतः किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को ही बोली कहा जाता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अपने एक निश्चित चिन्ह है। उन चिन्ह को ही लिपि कहते हैं। आइए पढ़ते हैं। भाषा को लिखने और बोलने के लिए मनुष्य ध्वनियों की सहारा लेता है। इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा के अपने कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। यहाँ पर कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां दी गई हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती और नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। पंजाबी की गुरुमुखी, बंगला की बंगला, उर्दू की फारसी, तेलुगु की तेलुगु तथा तमिल की तमिल लिपि है। अगला बिंदु है हमारा व्याकरण। व्याकरण का मुख्य कार्य है शुद्धिकरण, यानी किसी भाषा को शुद्धता प्रदान करना व्याकरण के नियमों से की जा सकती है। यानी शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। किसी भाषा को शुद्ध लिखने बोलने का ज्ञान कराने वाला विशेष ज्ञान ही व्याकरण कहलाता है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति उस भाषा के प्रयोग में कुशल हो सकता है। अब है व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार। व्याकरण को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण के स्वरूप, भेद, उच्चारण, प्रकार आदि का अध्ययन करते हैं। दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत रूप, भेद, बनावट, लिंग, वचन आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा है वाक्य विचार। इस विभाग के अंतर्गत वाक्य रचना, भेद, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए एक बार संक्षेप में जान लें कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा के द्वारा अपने विचारों को संकेत के द्वारा प्रकट किया जा सकता है। देश व संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी हमारी राज्य भाषा है। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकारा गया है। कोई भाषा जिन चिन्हों पर लिखी जाती है वह भाषा की लिपि कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से किसी भाषा के शुद्धिकरण और अशुद्धिकरण का ध्यान रख सकते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार।
तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये पाठ निभाते रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।